जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है आपके यहाँ? थोड़ा-सा इसको समझाइए। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से हैं कि स्पेसिफिक हुँ। परफॉर्मेंस का दावा है। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के मामले में कहा कि मैं समझता हूं कि ये तकरार होनी नहीं चाहिए। नमस्कार, जनसत्ता.com पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान से एक मेहमान इश्तियाक अहमद खान साहब। खान साहब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्हें आज हमने इसलिए बुलाया ताकि हम ये समझ सकें कि पाकिस्तान की जुडिशरी किस तरह से काम करती है और वहाँ न्यायपालिका को लेकर लोगों में किस तरह की भावना है। भारत में आजकल जजों के अपॉइंटमेंट का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, मानहानि का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के बरक्स समझा जाए कि हमारे पड़ोसी देश में जुडिशरी के क्या हालात हैं और वहाँ पर किस तरह से जुडिशरी काम करती है। तो खान साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू सबसे आल्सो। आपकी मेहरबानी, आपने याद किया। जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कौन-सा मसला है जुडिशरी का? आजकल हमारे यहाँ जुडिशरी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो जो पाइल अप हो जाते हैं केसेस, उस हवाले से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे केसेस जो हैं वो काफ़ी देर से डिसाइड नहीं हो पा रहे। तो उस हवाले से लोगों को कंसर्न होता है और उसी के बारे में आवाम जो है वो अपना कंसर्न शो भी करती है। इसके अलावा इसकी हुँ, इसके अलावा हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर कभी डिबेट चलती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकाकार जो है वो जो आइन के आर्टिकल 175 के ए के अंदर दिया हुआ है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, वो उसके ऊपर डिबेट होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस या लोअर जुडिशरी के जजेस जो हैं उनके पास काम बहुत ज़्यादा लग रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पाते। उसके लिए कंप्यूटराइज़ सिस्टम, उसके लिए एक नया कोई सिस्टम बनाया जाए, जिसके ज़रिए केसेस की फिक्सेशन प्रॉपर हो सके, जिसके ज़रिए से केसेस को अर्ली सुन के डिसाइड किया जा सके। ये सारी इश्यूज़ हमारे यहाँ चल रहे हैं आजकल। अच्छा, अच्छा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके बात करें, वो मुद्दा भारत में भी काफ़ी गरमाया हुआ है इन दिनों। तो आपके यहाँ ये क्या प्रोसेस क्या है? किस तरह से जजेस अपॉइंट किए जाते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ ना पहले 18th अमेंडमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो थे, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी लिस्ट शेयर करते थे और उसके बाद वहाँ पे कंसल्टेटिव प्रोसेस होता था और उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद उसको जजेस को अपॉइंट किया जाता था। 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 175 ए दिया गया। इसमें 2 टियर्स दिए गए, एक जुडिशियल कमीशन का टियर दिया गया और एक पार्लिमानी कमेटी का टियर दिया गया। जब जुडिशियल कमीशन के पास नाम आते हैं, वो भी चीफ जस्टिस कंसर्न जो सूबे के होते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ पर्पसिव कंसल्टेशन करते हैं कि इन लोगों को इस हाई कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किया जाना चाहिए। जब वो कंसल्टेटिव प्रोसेस खत्म होता है, तो फिर जो लिस्ट बनती है वो हमारे सीनियर प्यूनी जज और चीफ जस्टिस उस कंसर्न हाई कोर्ट के, वो उस लिस्ट को लेके जुडिशियल कमीशन के पास जाते हैं। जुडिशियल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज यानी 4 उसमें जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज और मेंबर कंसर्न सूबाई बार काउंसिल और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जो कि जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स एलोकेट हुए होते हैं, वो उसमें बैठते हैं और वो कसरत राय से जिस शख्स के नाम पे कंसेंसस हो जाता है तो उसको जज अपॉइंट कर दिया जाता है। अब जज की ये रिकमेंडेशन जो है वो जाएगी पार्लिमानी कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी जो है
वो पार्लियामेंट पे मुश्तमिल लोगों पे होती है और उसके एक चेयरमैन और बाकी उसके मेंबरान होते हैं। उस पे पार्लिमानी कमेटी जो है वो फर्दर उसका नाम जो है वो सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं और वो उसके ऊपर फाइनल अपना नोटिफाई करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री को भिजवा देते हैं। इस तरह से हमारे हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं हमारे यहाँ आजकल तो बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दिया गया है कि जो शख्स 15 साल की प्रैक्टिस रखता हो वो डायरेक्ट भी अपॉइंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन हमारे यहाँ कंसर्न्ड हाई कोर्ट से जज लिया जाता है और वो रोटेशन वाइज होता है कि पंजाब से, सिंध से, केपीके से, बलूचिस्तान से। ये एक पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस है। पिछले दिनों हमारे यहाँ काफी ये डिबेट चल रही थी कि सीनियरिटी जो है वो जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, जो सीनियर जज होगा, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन उसके अंदर अभी तक जो है वो फाइनल नहीं हुआ। सिर्फ अतर मिनल्ला साहब की अपॉइंटमेंट जो है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको सीनियरिटी की बेसिस पे अभी तक ले जाया गया है। लेकिन जो पंजाब में से भी 2 जजेस लिए गए थे, जो सिंध में से भी लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस, उनमें सीनियरिटी जो थी वो नहीं देखी गई थी, बल्कि वो फिटनेस की बुनियाद के, सीनियरिटी कम फिटनेस के लिहाज से। इन अदर वर्ड्स, although this is not the word used in the constitution, but उसके मुताबिक उनको एलिवेट किया गया था और वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो होता है वो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या प्रक्रिया का, क्या कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाती है? नहीं, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो हाई कोर्ट के डायरेक्ट जजेस हैं उनका तो प्रोसेस सारा मैंने बता दिया आपको। सुप्रीम नहीं, कोर्ट जो के आप, अंदर, हाँ, जो आपने कहा ना कि 15 साल अगर किसी ने प्रैक्टिस कर ली है तो हाँ वो जी, डायरेक्ट जज अपॉइंट हो सकता है। तो जी, उनका उनका मकसद उनका क्या प्रोसेस है वो उनको अपॉइंट करने का? उनका प्रोसेस भी है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उस कंसर्न जहां से भी उन्होंने लेना है, तो उसके लिए वहां से वो कंसल्टेटिव प्रोसेस करेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनकी ऐसी स्ट्रेंथ है, इनकी ऐसी वर्किंग है कि इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज लिया जाए, लेकिन लिया नहीं है अभी तक इन्होंने ऐसे। अच्छा, अच्छा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी को डायरेक्ट लिया जाएगा तो वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगी उनकी वो फाइल? कमीशन के पास जाएगी और पार्लियामानी कमेटी के पास भी जाएगी। अच्छा, अच्छा। वो उसका तो कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा। जो संसदीय कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? गवर्नमेंट का भी लोग होता है या सिर्फ संसद सदस्य होते हैं, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर अपोजिशन के लोग भी होते हैं, उसके अंदर अपना गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं। वो बोथ साइड के लोग होते हैं और वो चेयरमैन मोस्टली जो होता है वो गवर्नमेंट साइड से होता है। अच्छा, तो उसमें कानून मंत्री भी होते हैं? हाँ जी, लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। लॉ मिनिस्टर तो इसमें भी जुडिशियल कमीशन में भी होते हैं। अच्छा, वो जुडिशियल कमीशन में भी लॉ मिनिस्टर हैं? वो लॉ मिनिस्टर जो होता है वो जुडिशियल कमीशन का भी हिस्सा होता है। अच्छा, अच्छा। तो जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है आपके यहाँ, थोड़ा सा इसको समझाइए। हमारे यहाँ ना 3 टियर्स में जुडिशरी है। एक लोअर जुडिशरी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का नाम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर हमारे पास एक सिविल जज होता है जिसके पास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी होती हैं। सिविल जज 3rd क्लास होता है, 2nd क्लास, 1st क्लास। ये बिल्कुल वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर बैठते हैं और वो सिविल और क्रिमिनल के उन केसेस को डील विद करते हैं जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से हैं। जैसे कि मजिस्ट्रेट ने किसी भी थाने में पर्चा दर्ज हुआ तो उसकी कॉग्निजेंस लेनी है, उसका रिमांड देना है, उसके लिए बेल हैं, वो बेल की हद तक उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। इसी तरह जो सिविल जुरिस्डिक्शन के जजेस हैं, उन्होंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी किसी शख्स का अगर मिसाल दे रहा हूं ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 2 लोगों का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने एक जो है वो डिनाइल कर रहा है, तो ओरिजिनल सूट जो फाइल होता है
वो सिविल जज के पास जाता है। उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं और एडिशनल सेशन जजेस। अगर इनकी अपील निकलेगी तो वो जाएगी एडिशनल सेशन जज के पास, दो दैट इज एड्रेस टू द डिस्ट्रिक्ट जज बट दैट इज बीइंग मार्क टू द कंसर्न जज। वो जिस जज को वो मार्क होगी वो उसको सुनेगा, वो अपील के अंदर फैसला होगा। इसके अंदर हमारी सेकंड अपील भी है सीपीसी के अंदर, जिसे हम लोग आरएसए कहते हैं। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आएगी, वो हाई कोर्ट सुनेगी। लेकिन अगर जहां पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की हद तक हमारी अपील डिसाइड हो गई, तो उसका रिवीजनल जुरिस्डिक्शन के अंदर हाई कोर्ट के अंदर इख्तियार है। वो सेक्शन 115 जो है सीपीसी का, वो उसको डील विद करता है। अगर यहां से फैसला हो जाता है तो फिर हमारे पास 185(3) की कॉन्स्टिट्यूशन में पिटीशन जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। वो लीव टू कंटेस्ट की एप्लीकेशन जाती है, पिटीशन जाती है। पहले सुप्रीम कोर्ट अगर लीव ग्रांट करेगी तो देन केस शुड बी हर्ड, अदरवाइज लीव के सूरत में रीजंस दे के उसको डिसाइड कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ टीयर है कि सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जी। अच्छा, हम लोग काफ़ी खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में लेकर काफ़ी बयानबाजी होती है वहाँ पर। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही बिलावल भुट्टो ने इमरान खान के मामले में कहा कि जुडिशरी का मखौल बना दिया है जज ने। एक जज का भी कमेंट आया जिन्होंने एक तरह से सारे पीएम को करप्ट बना दिया। तो इस तरह की जो तकरार है, इसकी क्या वजह है वहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच? देखें, मैं समझता हूं कि ये तकरार होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जुडिशरी ने अपने स्फीयर में रह के काम करना है, एग्जीक्यूटिव ने अपने स्फीयर में काम करना है। जब पार्लियामेंट, जब सियासतदान, जब एग्जीक्यूटिव्स अपने किसी अमल को पूरा नहीं कर सकते, तो वो मैटर जाता है जुडिशरी के पास। जुडिशरी उसके ऊपर कोई फैसला देती है, जिसे वो फैसला पसंद होता है वो उससे राजी होता है सियासतदान, और जिनको पसंद नहीं होता वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ऑल दो हम ये कहते हैं कि फैसलों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन जजेस के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती। यहाँ पे एक मुरवजा उसूल है, और उसके अंदर जहां तक ताल्लुक है कि ये जो केसेस सियासी नौयत के हैं, उनके ऊपर बाजों का तनकीद ज्यादा शुरू हो जाती है, क्योंकि वो पार्लियामेंट होता है या उनका एग्जीक्यूटिव है, वो उसके मुताबिक अपना एक दूसरे के साथ करते हैं। जजेस मोस्टली कमेंट नहीं करते, जजेस मोस्टली कमेंट नहीं करते इन इश्यूज के ऊपर। अच्छा, अच्छा। तो ये एक्सेप्शन था मामला। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए, जैसे जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का और एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी का इंटरफेरेंस होता है, कितना होता है या नहीं होता है? इंटरफेरेंस नहीं होता। बेसिकली कानून इसके अंदर बड़ा वाजे है कि एग्जेक्टिव और जुडिशरी अलग कर दी गई है। हमारे यहाँ पहले एग्जेक्टिव और जुडिशरी इकट्ठा थी, लेकिन अब एग्जेक्टिव अपनी साइड पे काम करती है, उनके अपने इख्तियारात हैं। जुडिशरी का एक अलग से मैकेनिज्म है, वो इंटरफेरेंस नहीं होती है। एक मसला है जैसे मानहानि को लेकर, हमारे यहाँ ये मुद्दा अभी सुर्खियों में है एक फैसले की वजह से। आपके यहाँ भी इमरान खान पर जो 70-80 केसेस हैं, उनमें से कुछ मामले डिफेमेशन के भी हैं। तो डिफेमेशन को लेके वहाँ का कानून क्या कहता है और किस तरह का रुख रहा है अदालतों का, खास करके पॉलिटिकल मामलों में? एक तो कानूनी स्थिति क्या है और दूसरा पॉलिटिकल मामलों में क्या रुख रहा है अदालतों का डिफेमेशन के केसेस में? देखिए, डेफोमेशन के केसेस के अंदर हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। एक डेफोमेशन होता है बाय वर्चू ऑफ एनी एक्ट, जैसे एक सहाफी ने कुछ कहा, सहाफी के कहने के ऊपर दूसरे ने कह दिया कि जी ये मेरी डेफोमेशन हुई है, मेरा ये कानून नहीं बनता था, मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया ये साबित नहीं होता, तो वो हमारे पास, हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उसको देखते हैं। उसका इख्तियार जो है कानून के अंदर, डेफोमेशन लॉज के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास है, और अगर वहां से फैसला होगा तो फिर हाई कोर्ट करेगी।
अब डेफोमेशन के मेनली केसेस जो हैं हमारे यहाँ वो सियासतदानों के ही हैं, ज्यादातर जो हैं वो आम जनता के नहीं हैं, आम पब्लिक एट लार्ज के केसेस जो हैं वो नहीं है, वो सियासतदानों के, और बहुत कम राइप अप होते हैं, बहुत थोड़े राइप अप होते हैं। अच्छा, और इसमें अधिकतम और न्यूनतम सजा का क्या प्रावधान है उसका सजा डिफेमेशन के का तो मामलों में? ऐसे केसेस के अंदर सजा भी दी जाती है, क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे भी आता है और इसमें डैमेजेस के तौर पे भी दिया जाता है। ये दो पैरेलल उसमें सजाएं हैं। अधिकतम सजा कितनी होती है, हो सकती है वो कानून के प्रावधान के मुताबिक? 3 साल, 3 साल तक हो सकती है मैक्सिमम। अधिकतम 3 इस साल। हाँ। जी। अच्छा, अब जैसे एक जुडिशरी के जो काम करने का तरीका है वहाँ पर, थोड़ा-सा उसके बारे में समझाइए कि किस तरह से कितनी बैठकें, कितनी महीनों में कितने दिन काम, कितने औसत कितने केसों का निपटारा, इस लिहाज से ज़रा कुछ समझाइए। इसमें हमारे हाई कोर्ट के जो सिटिंग आवर्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा हैं। अभी भी कोर्ट बैठी हुई है, अभी भी मैं ये 5 बजे हैं तो अभी भी कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर चंद जजेस काम कर रहे हैं। नॉर्मली यही होता है। और सुबह एक जज के पास एवरेज 20 से 25 से 50 केसेस होते हैं, मतलब 50 तक। कुछ जजेस के पास इससे भी ज्यादा केसेस होते हैं, लेकिन 25-50 की जो रेशो है इसमें तकरीबन तमाम जजेस के पास केसेस होते हैं। और डिस्पोजल भी इसी तरह से है कि जितने केसेस, मतलब मर्डर रेफरेंस की हमारी जो डीबी काम कर रही हैं यहाँ पे, मर्डर रेफरेंस की डीबी ने हमारे यहाँ 2020 की अपीलें जो हैं वहां तक हम लोग आ गए हैं। पहले ये बहुत पीछे चला जाता था, अब वो जल्द अज जल्द निपटा रहे हैं। वो 4-5 रेफरेंस डेली, एक डीबी जो है वो डिवीजन बेंच जो है वो उसको फैसला कर रहे हैं। 4 से 5 मेन मर्डर रेफरेंस डिसाइड कर देती है, उसमें 2 जजेस बैठते हैं और वो फैसला करते हैं। इसी तरह से एवरेज जो आपने मेरे से पूछा, तो हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी उसकी डिटेल्स मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी उसकी डिटेल्स मौजूद हैं कि इस महीने में अगर 60,000 केस फाइल हुआ है तो हमारी डिस्पोजल जो है वो 70,000 है, 75,000 है। और अगर 6,000 केस दायर हुआ है तो डिस्पोजल जो है वो 7,000, यानी पिछला बैकलॉग भी जो है वो खत्म किया जा रहा है। और जब फाइलिंग ज्यादा होगी तो फिर पाइलिंग अप ज्यादा हो जाती है केसेस। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है आपके यहाँ? 17। 17। और जो रेट ऑफ कन्विक्शन है आपके यहाँ, वो उसका क्या हाल है? हाँ, सच पूछे हाई कोर्ट की हद तक तो कन्विक्शन जो है वो चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हद तक हमारे यहाँ रेट ऑफ कन्विक्शन एज सच मर्डर केसेस के अंदर वो नहीं है। डेथ पेनल्टी तो बहुत देर से कोई है, और लाइफ वाली है वो, उसमें तकरीबन आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट पे जाके कोई 10-12% तक जो है वो कन्विक्शन जो है वो अपहोल्ड हो जाती है, 10-15%। अच्छा, आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ को किस तरह से पाकिस्तान के संविधान में सुरक्षा दी गई है? उनके लिए क्या प्रावधान है? और उनको लेकर कोर्ट में कितने केसेस पहुँच पाते हैं और कितने मामलों में कन्विक्शन हो पाता है? कुछ मोटा अंदाज़ इसका? मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ मिनॉरिटीज को शायद ज्यादा हुकूक दिए जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो हमारी अदालतों में सर्टन लीवरेज भी दिया जाता है, कुछ कमियां कोताहियां जो होती हैं उनके पार्ट पे, उनको भी पसे पश डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इनको, अगर इनके इश्यूज को हम रिजॉल्व कर सकते हैं सिविल साइड पे, खास तौर पे वहां पे हमारी यही जजेस की टेंडेंसी ये होती है कि इसमें सर्टन लैप्सेस भी हों तो फिर भी उनके हकूक उन तक फौरी पहुंचने चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई चर्च की जमीन है तो वो कोशिश यही होती है कि उसको डिसाइड करके किसी इंक्रोचर को भी उसके ऊपर ना बैठने दिया जाए।
यहाँ हमारे यहाँ जो पिछला सिचुएशन बनी थी, वो इंडिया के उन इश्यूज के ऊपर, जब वो बाबरी मस्जिद वाला इशू आया था, तो उसके ऊपर जब चंद मंदिरों को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो हमारी जुडिशरी बड़ी साथ थी। वो कहती थी कि नहीं, दे कांट डू दिस, दे हैव ऑल द राइट्स टू लिव। और जो आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी को वेजिटेटिव लाइफ पे मजबूर कर दें। उनको अपनी आजाद, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल होना चाहिए। हमारी जुडिशरी इस पर ज्यादा एम्फसाइज करती है। अच्छा, तो लोगों का जो परसेप्शन है, आम जनता का परसेप्शन वहाँ पर जुडिशरी को लेके, वो क्या है? क्या जो एक आम जनता के मन में ये ख्याल है कि मैं इंसाफ की जो चौखट है, अदालत तक पहुँच सकता हूँ और वहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, या फिर एक ऐसा परसेप्शन है कि हमारे पहुँच में नहीं है अदालत, या अदालत जो है किसी तरह के दबाव में काम करती है? एक वकील होने के नाते आप छोड़ दीजिए, एक पाकिस्तान की आवाम का हिस्सा होने के नाते आप इस सवाल का जवाब दीजिए। एक पाकिस्तान होने की हैसियत से मैं ये अर्ज करूंगा कि वो परसेप्शन जो हमारी जुडिशरी की होनी चाहिए हमारे लिटिगेंट्स के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। वो इसी तरह से पूरी हो सकती है जब हम वक्त पूरा दें, जब हम लोग बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव परसेप्शन रखते हैं। अगर जुडिशरी काम ना कर रही हो, तो फिर लोग यहाँ अदालतों में मत आए। उनका ये कॉन्फिडेंस है तो वो अदालतों में आते हैं। लेकिन एक आम परसेप्शन जो डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जुडिशरी के ऊपर एतमाद नहीं है, वो पोता केस फाइल करता है, दादा दादा का केस फाइल करता है, पोता उसको डिसाइड करवाता है। तो वो देखें, हर मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है, और जुडिशरी ने उस कानून, उस जाब्ते के अंदर रह के फैसला करना है। ये पंचायत तो है नहीं कि इधर वाला फैसला इधर कर दे, इधर वाला इधर कर दे और ये फैसला हो गया। इन कानून के दिए गए जाब्तों के अंदर रहते हुए जुडिशरी अपना काम ठीक कर रही है। अच्छा, पीआईएल कल्चर को लेकर आप कुछ बताइए। जैसे कोर्ट अपनी ओर से, या एक एक्टिविज्म दिखाते हुए, जहाँ पर कि आवाम के लिए जरूरी है, इस मामले में कोर्ट का वहाँ पर क्या रुख रहा है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इस दिशा में कोई तरक्की हो रही है, नहीं हो रही है, होना चाहिए, क्या स्थिति है? देखें, जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर ना हमारे यहाँ पिछले 4-5 साल 7 साल जो है, वो बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर सो मोटो के इख्तियारात भी इस्तेमाल किए गए। अब हमारे यहाँ ज्यादा जजेस अब्सटेन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये सो मोटो का इख्तियार है, तो उसमें हमारे यहाँ जजेस ने अब्सटेन करना शुरू किया है कि इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड वे, कि कोई चीज जो है किस तरह से हम लोग सो मोटो में, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस, देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो केस ही वो लेगी जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होगा, और हर काम में अगर सो मोटो लेना शुरू कर देगी तो वो भी एक्सेसिव पावर्स का इख्तियार होगा। और अगर बहुत सारे मामला आसमान से पानी गुजर जाए तो उसमें भी अगर नहीं लेगा, तो फिर वो उसमें भी ज्यादा गलती हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इसको स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए 184(3) के इन पावर्स के हवाले से, कि किन किन केसेस को सो मोटो में इख्तियार जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, जहां कहीं ब्लास्फेमी का कोई इशू आ जाता है, जहां कहीं कोई इशू पब्लिक और पाकिस्तान के सालमियत के हवाले से आ जाता है, कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें दो इदारों की आपस में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उस हवाले से ये इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज के अंदर वो अपना सो मोटो जुडिशियल एक्टिविज्म इतना तेजी से काम करना शुरू कर दे कि बाकी सारे काम जो हैं वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाले वो रह जाए। नहीं, तो इसको लेके कोई नियम है क्या, प्रावधान क्या है? जैसे 2006 के बाद देखा गया, जैसे पीआईएल कल्चर वहाँ पर एक तरह से 80 के दशक में शुरू हुआ पाकिस्तान में, जी। और 2006 के बाद ऐसा देखा गया कि
ऐसा ऐसा समझा गया कि इसे जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव में इंटरफेरेंस का एक टूल बना लिया। तो उसके बाद कुछ हद तक इस पर कंट्रोल किया गया। तो क्या उसके लिए नियम क्या है? अब क्या अख्तियार दिए गए हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने को लेकर जुडिशरी के पास? नहीं, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो आर्टिकल 184(3) के अंदर जो इख्तियार दिया गया है उसमें वो क्या प्रावधान क्या है उसमें? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज को अहम देखा जाता है। मिसाल के तौर पे अभी मोस्ट रिसेंटली 184(3) की पावर्स को एक्सरसाइज किया गया, जिसमें इलेक्शंस के इश्यूज चल रहे थे। तो इलेक्शन इन टाइम नहीं हो रहे थे, आर्टिकल में जो टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में जो टाइम दिया गया था, तो कोर्ट ने उसको रियलाइज करते हुए समवन रोड, उसमें होता यह है कि कोई जज जो है वो चीफ जस्टिस को लिखते हैं, क्योंकि अपने तई जो है वो पीआईएल के अंदर सुओ मोटो पावर्स जो है वो किसी भी जज के पास नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ को लिखते हैं। चीफ फिर उसमें अगर मुनासिब समझते हैं तो फिर वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके उसकी हियरिंग होती है। इस तरह के पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर सुओ मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी आम हालात में सुओ मोटो को अब्सटेन किया गया है। आपके हाई कोर्ट में ज्यादातर मामले किस तरह के आते हैं? ज्यादातर मामले रिटों के आते हैं। एग्जेक्टिव जो है वो ज्यादा काम नहीं करती है, तो उनके गलत फैसलों पे, उनकी कमियां कोताहियों पे, उनके रॉन्ग डिसीजंस के ऊपर ज्यादा केसेस फाइल होते हैं। इसके अलावा सिविल नेचर के केसेस जो हैं वो भी काफी हैं। क्रिमिनल के एग्जैक्टली फिगर तो मुझे नहीं पता, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे यहाँ है वो एग्जेक्टिव्स के जो इश्यूज हैं, जो नॉन एडहेरेंस टू द लॉ है, उसके ऊपर ज्यादातर केसेस आते हैं। और लोअर जुडिशरी में किस तरह के मामले ज्यादा आते हैं? वहां पे सिविल और क्रिमिनल के, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास ये इख्तियार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटिशंस हैं वो उनके पास फाइल ही नहीं होती हैं। उनमें सिविल नेचर के ज्यादा केसेस आते हैं और क्रिमिनल के केसेस, बस। अच्छा, ठीक है खान साहब, आपने पाकिस्तान की न्यायपालिका को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।